अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत इस्तकबाल है बच्चों आपका हमारे उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सबक नंबर 2, जिसका नाम था नया कानून। आज हम क्लास 10th के सबक नंबर 3 में पढ़ेंगे हयातुल्लाह अंसारी के बारे में, और इनका लिखा हुआ चैप्टर है भीख। ये भी एक अफसाना है। आइए शुरू करते हैं हयातुल्लाह अंसारी की सवाने हयात से। हयातुल्लाह अंसारी लखनऊ में पैदा हुए। 1926 में मदरसा फ़रंगी महल से मशरक़ी उलूम की सनद हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए किया। तालिब इल्मी के दौरान ही कौमी तहरीकों में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। महात्मा गांधी से अक़ीदत की बिना पर वो कांग्रेस में शामिल हुए और आखिर वक्त तक कांग्रेसी रहे। 1937 में हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान जारी किया, जो हफ्ते में निकलता था बच्चों। 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ से रोज़नामा कौमी आवाज़ जारी किया और अंसारी साहब उसके पहले मुदीर मुकर्रर हुए। 1966 और 1982 में राज्यसभा के रुकन रहे। हयातुल्लाह अंसारी और उनकी अहलिया ने उर्दू को उसका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के साथ एक दस्तखती मुहिम चलाई। हयातुल्लाह अंसारी ने अफसाने, नॉवेलेट और नॉवेलों के साथ साथ तनक़ीदी मज़ामीन भी लिखे और गैर उर्दू दां हज़रात को उर्दू सिखाने के लिए एक कायदा 10 दिन में उर्दू लिखा। 1952 में लखनऊ में तालीम बालिगान के लिए तालीम घर कायम किया। हयातुल्लाह अंसारी ने प्रेमचंद के अफसानों से मुतासिर होकर अफसाने लिखे, लेकिन उनके अफसानों की मुख्तलिफ फ़ज़ा मुख्तलिफ है। इन अफसानों के मुताले से अंदाज़ा होता है कि इनमें मुशाहिदा, तख़य्युल और फ़िक्र तीनों एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। इनके अफसाने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की तर्जुमानी करते हैं। हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों का पहला मजमुआ अनोखी मुसीबत 1939 में शाये हुआ। इसके बाद भरे बाज़ार में शिकस्ता कंगूरे और ठिकाना के उन्वान से उनके अफसानवी मजमुए 2 नॉवेलेट, मदार और घरोंदा मंजर आम पर आए। 5 जिल्दों पर मुश्तमिल ज़ख़ीम नावल लहू के फूल छपा। जदीदियत की सैर हयातुल्लाह अंसारी की तनक़ीदी किताब है। इन्होंने बच्चों के लिए भी कहानियाँ लिखी जो मियाँ खूखू और काला देव के नाम से शाये हो चुकी हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको डिटेल में समझाया जाए। बहुत ही आसान लफ्ज़ में, आसान ज़बान में और आसान जुमलों में ये पूरी सवाने हयात दी गई है। इसको आपको याद कर लेना है। इसमें से बीच में से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए अब देखते हैं हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ ये अफसाना भीख। कैलाश की लारी पिथौरागढ़ के खुश्क बंजर और तपते हुए पहाड़ों के एक दुर्रे से पार करके मोती नगर की वादी में दाखिल हुई, और दाखिल होते ही मंजर और मौसम और मुसाफिरों का मिजाज सब कुछ बदल गया। सामने एक तरफ नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फ़पोश चोटियाँ चमक रही थीं, और दूसरी तरफ ढलुआं पहाड़ों पर सेब, नाशपाती और आलूचों के बागों की हरियाली थी, जो पहाड़ों के सिलसिलों से जीना बजीना उतरती हुई नीचे जाकर घने दरख्तों और नामालूम तारीकियों में गुम हो जाती थी। जब लॉरी स्टैंड पर पहुंची, कैलाश अपनी बहनों समेत उतरा तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज कोई बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसे पहाड़ और उनकी चोटियां, दरख्त और चिड़ियां, आसमान और सूरज, ये सब के सब इंसानों के साथ मिलजुल कर मना रहे हैं। इस खुशगवार मंजर में कैलाश ऐसा खोया कि उसे अपनी सख्त बीमारी की वजह से ज़िंदगी की तरफ से जो मायूसी थी वो बिल्कुल दूर हो गई, और ऐसा महसूस होने लगा जैसे आसमान को चूमने वाले पहाड़ इशारों में कह रहे हैं कि हमारी शानदार, साफ़ और शफ़ाफ और दिलकश दुनिया में बीमारी मुसीबतों का क्या काम। लॉरी स्टैंड से एक सड़क पर बल खाती हुई झूमती झामती आबादी की तरफ जाती थी। उसने कैलाश को ऐसा लुभाया कि वो नौकर से जो असबाब को उठवाने में लगा हुआ था, ये कहकर कि मैं डाक बंगले की तरफ चलता हूँ, रवाना हो गया। रास्ता बहुत दिलकश था और हर मोड़ पर कुदरत की नित नई फयाजियों से मालामाल था। कुछ दूर निकलकर कैलाश एक पत्थर पर बैठ गया, एक प्याली चाय पी, कुछ देर सामने के मंजर से लुत्फ उठाया और फिर आगे की तरफ चल खड़ा हुआ। रास्ते में एक बाग में एक आदमी ताज़े सेबों की
ताज़े सेबों को चीड़ के बक्स में बंद कर रहा था। उसके पास 2 मुसाफिर खड़े थे, जिनमें एक 10-11 बरस की खूबसूरत सी लड़की थी। वो दोनों फल वाले हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कैलाश उधर देख रहा था कि इतने में पास से एक आवाज़ आई, बाबूजी, थर्मास में ले चलूं? कैलाश ने मुड़कर देखा। 12-13 बरस की दुबली पतली लड़की खड़ी थी और बड़ी बड़ी मजलूम और मायूस आंखों से देख रही थी। थर्मास वाकई कैलाश को भारी मालूम हो रहा था। उसने वो लड़की के हवाले कर दिया और फिर उस फैयाजी से जो कुदरत ने उस वादी के साथ दिखलाई थी, पूछने लगा, कहाँ रहती हो? लड़की ने नीचे की घनी तारीकियों की तरफ इशारा करके कहा, वहाँ, बहुत नीचे। माँ बाप क्या करते हैं? मर गए। तुम क्या करती हो? कुछ नहीं। क्यों? बच्चे कुछ नहीं करने देता। बच्चा? क्या तुम्हारा बच्चा भी है? लड़की इस बदगुमानी पर हंस पड़ी और कहने लगी, मेरा 2 बरस का भाई है जो बहुत दिक करता है, यानी जिद करता है। हर वक्त खाना मांगता है, रात को ना वो सोने देता है और न डर। डर? इस वादी में किस चीज़ से? मेरी कोठरिया का दरवाज़ा टूटा हुआ है। रात भर में डरती रहती हूँ कि कोई आकर हमको खा न जाए। कैलाश के दिल में दया उबल पड़ी। नौकरी करेगी? कोई रखे तो क्यों ना करूं? मैं तो बहुत मेहनत से उसकी सेवा करूंगी। अच्छा, मैं रखूंगा तुझे भी और तेरे छोटे भाई को भी। लड़की हैरतज़दा होकर कैलाश को देखने लगी। बाबूजी, सच? हाँ सच, बिल्कुल सच। लड़की थोड़ी देर तक हैरतज़दा रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कैलाश के पांव पर गिर पड़ी और शुक्रगुजारी से बाबूजी बाबूजी करने लगी। उसके मुंह से और कुछ ना निकला। रजनी खुशी के मारे रात को सो न सकी। ज़रा ज़रा देर के बाद उसकी आंख खुल जाती थी और हर बार वो करवट लेकर टूटे किवाड़ों की दर्जियों से झांकती थी कि पहाड़ों के ऊपर आसमान पर सुबह की सफ़ेदी तो नज़र नहीं आ रही। आज उसका रोज़ाना वाला खौफ कि कहीं रात को कोई भयानक शक्ल वाली चीज़ उसकी कोठरी के टूटे फूटे दरवाजे से घुसकर उसको, उसके सब भाई बहनों को सोते में खा न जाए, दूर पहाड़ों में छुप गया था। उसके सामने सुख से भरी हुई सुबह थी और फिर ऐशो आराम से भरे हुए दिन और रात। रजनी ने अपने 5 भाई बहनों पर नज़र डाली, जो कंबलों के गूदड़ के नीचे एक दूसरे से चिमटे हुए बेखबर सो रहे थे। रजनी सोच रही थी कि ज़रा देर में सुबह हो जाएगी और फिर अपने भाई बहनों को लेकर 500 फीट की चढ़ाई चढ़कर बाबूजी के पास पहुंच जाऊंगी। फिर क्या, रोटियां मिलेंगी, पहनने को भी मिलेगा और रात को ओढ़ने को भी, और डर से बहुत दूर किसी कोठरी में सोने को जगह मिलेगी। आखिर सुबह करीब आ ही गई और उसके 2 साल के दुबले पतले सूखे साखे भाई लल्लू ने चीख मारकर रोना शुरू कर दिया। आज रजनी ने सुस्ती नहीं दिखलाई और जल्दी से उसे पेशाब करा लिया, वरना होता तो ये था कि वो यूं ही दिन चढ़े तक पड़ा रहता था और फिर जब उसका बिस्तर रजनी को भीगा हुआ मिलता था तो वो लल्लू को धुनक कर रख देती थी, यानी मार देती थी। आज रजनी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि उसे पेशाब कराया, बल्कि उसे प्यार भी किया और बहलाया भी। ये चीज़ लल्लू के लिए कुछ इतनी अजीब सी खुशी लेकर आई कि वो रात भर की भूख को भूल गया और अपनी टूटी फूटी बोली में बात करने लगा। जिस वक्त मोती नगर की पश्चिम की चोटियों पर धूप की पहली चमक नजर आई है, उस वक्त तक 6 बच्चों का ये काफिला 100 फीट पहाड़ पर चढ़ चुका था और बहुत थक चुका था। हवा ठंडी थी, तेज़ थी और मुखालिफ थी। इस वजह से बच्चों को खाली पेट ऊपर चढ़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। लल्लू कई मर्तबा रो चुका था और रजनी के हाथ से उस पर पिट भी चुका था और रजनी के हाथ से इस पर पिट चुका था। रजनी ने ज़रा देर उसे गोद में भी लिया था, लेकिन 12 बरस की लड़की जिसे पेट भर खाना न मिलता हो, कैसे 2 साल के बच्चे को लेकर दूर तक जा सकती थी। इसलिए लल्लू चल सके या ना चल सके, उसे चलना तो पड़ेगा, वरना रजनी मार मार कर रास्ते में ही ख़त्म कर देगी। उस वक्त तो वो कुचली हुई नागिन की तरह बिफरी हुई थी। उसे सख्त कोफ्त थी कि ये 2 साल का हड्डियों का ढांचा, मैं जहाँ जाऊँ या जो काम करूँ मेरी राह में हाइल रहता है, यानी अड़ा रहता है, परेशान करता है। अब देखो इस वक्त ऐशो आराम की दुनिया सिर्फ 400 फीट ऊपर है। अगर ये ना होता तो मैं कब की वहाँ पहुँच चुकी होती।
रजनी का गुस्सा देखकर कल्लू, जो लल्लू से 2 साल बड़ा था, और मुन्नी, जो 4 साल बड़ी थी, सहमे हुए थे और हाँफ-हाँफ कर एक-एक कदम आगे बढ़ रहे थे। अलबत्ता तुलसी और रामू रजनी की तरह ताज़ा दम थे, बल्कि उन दोनों ने भी लल्लू को बारी-बारी गोद में ज़रा-ज़रा देर के लिए उठा लिया था। इस तरह छोटे-छोटे इंसानों का ये छोटा काफ़िला डाँट और मार, खौफ और आंसू, थकावट और हाँफने, उम्मीदों और तमन्नाओं के साथ 50 फीट ऊपर चढ़ गया। इस जगह रामू को एक चश्मे के पास पड़ा हुआ एक दागी सेब मिल गया, लेकिन वो अभी मुंह तक नहीं ले जाने पाया था कि रजनी ने झपट कर उसे छीन लिया और दांत से उसका एक बड़ा सा टुकड़ा काट कर लल्लू को दिया और फिर बाकी के 2 टुकड़े करके कल्लू और मुन्नी को। कल्लू और मुन्नी सेब का टुकड़ा खाकर, चश्मे का पानी पीकर ताज़ा दम हो गए और बातें करने लगे। कल्लू, ऊपर ऊपर पिता और माँ मिलेंगी। मुन्नी, नहीं उल्लू, वो नहीं, वो तो मर गए। कल्लू, जो मर जाते हैं क्या वो ऊपर भी नहीं मिलते? मुन्नी बहुत संजीदगी से, वो कहीं नहीं मिलते। हम लोग एक और बाबूजी के पास जा रहे हैं, जो पिताजी की तरह रोटी देंगे, कपड़े देंगे और ओढ़ने को देंगे। उन दोनों की बातें सुनकर ना जाने क्या हुआ कि रजनी पिघल सी गई। उसने उन दोनों को और फिर लल्लू को प्यार किया और कहा, अब धीरे धीरे उठते बैठते चलेंगे। फिर ढारस देने लगी कि ऊपर पहुंचते ही बहुत सी रोटियां मिलेंगी, जिनमें गेहूं की भी होंगी। गर्म कुर्ते और पजामे मिलेंगे, चाय मिलेगी, सेब मिलेंगे। फिर बाबूजी के साथ हम लोग उनके देश चले जाएंगे, जहाँ बहुत आराम से रहेंगे। रजनी, जिसने आज तक इस वादी के अलावा और कुछ नहीं देखा था, पहाड़ों की चोटियों की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि उस पार की दुनिया कैसी होगी। मगर जैसी भी हो, वहाँ रोटियां होंगी, कुर्ते पैजामे होंगे और ऐसे घर होंगे जिनमें डर न लगता होगा। रजनी अब अपने काफिले को लेकर मज़े मज़े ऊपर चढ़ने लगी। जितना जितना ऊपर चढ़ती जाती, उसकी खुशी बढ़ती जाती। रजनी को मालूम था कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि पहाड़ों में घूमने वाले दौलतमंद किसी पहाड़ी मर्द या औरत को रखकर अपने साथ साथ मैदान में ले जाते हैं, जहाँ न बर्फ़ पड़ती है, न भूख होती है। लेकिन ये बात दूर दूर तक उसके तसव्वुर में न थी कि मैं भी उन खुश नसीबों में हो सकती हूँ, और मेरे साथ मेरे 5 भाई बहन भी। सूरज ऊपर चढ़ रहा था और रजनी भी अपने भाई बहनों के साथ ऊपर चढ़ रही थी। आखिर डाक बंगले की सुर्ख छत ने अपनी झलक दिखला ही दी। कैलाश चाय पी रहा था और खिड़की से साफ सुथरी नंदा देवी और उसके नीचे के अजीमुशान पहाड़ों को देख रहा था कि उसके नौकर ने आकर खबर दी, कल वाली लड़की आई है और उसका बच्चा भी, एक छोड़ 5-5 बच्चे साथ हैं। 5-5? नौकर, जी हुजूर। कैलाश ने बाहर आकर देखा तो रजनी खड़ी थी। उसके गिर्द बहुत से छोटे बड़े, मेले कुचेले, चपड़े चुंधे बच्चे नाक से सुड़सुड़ कर रहे थे और कीचड़ से लथपथ आंखों से उसकी तरफ देख रहे थे। कैलाश ने रजनी के पास जाकर सख्ती से जवाब तलब किया, ये सब कौन हैं? रजनी कैलाश को देखकर इतनी खुश हुई कि उसने उसकी सख्ती की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं की और चिल्लाकर कहने लगी, मैं इन सबको ले आई, अब ये सब आपके पास रहेंगे। ये मुन्नी है, ये लल्लू है, वो रामू है, वो कल्लू है, वो तुलसी है। कैलाश, सब तेरे भाई हैं? रजनी, जी हाँ, 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। रजनी ज़रा साफ सुथरी सी थी और उसकी सूरत में एक कशिश थी, लेकिन बच्चे तो सड़ी गली चीज़ों का ढेर मालूम होते थे। उनको देखकर कैलाश का जी मतलाने लगा और कल वाली रूमानी फैयाजी, जो रात गुजर जाने से बासी हो चुकी थी, हकीकत पसंदी से बदल गई, यानी सच्चाई देखते ही वो बदल गया। और कैलाश सोचने लगा कि रजनी के साथ एक बच्चा होता, 2 होते तो मुमकिन था, लेकिन इतनों को कैसे पाला जा सकता है? ये सब हमारे छोटे से घर में कैसे रहेंगे? इनको खिलाया और पहनाया कहाँ से जाएगा? फिर ये बहती हुई नाकें, ये कीचड़ भरी आँखें, ये कोयला ऐसे हाथ पाँव, ये बू और ये मेल। कैलाश की बहनें भी बाहर निकल आई थीं कि हम ज़रा भैया के मेहमानों को देखें। वो बोली, भैया इन सबको ले चलोगे? कैलाश के सवाल सुनकर झुंझलाया और रजनी से कहने लगा, तूने कल क्यों नहीं बतलाया कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है? सबको मैं कहाँ रख सकता हूँ? ये सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी। इतनी बड़ी मायूसी का सामना उसने ज़िंदगी में पहली बार किया था। उसका चेहरा बिल्कुल सूख गया और आंखें अंदर डूब गईं, मगर मुँह से कुछ न निकल सका। उसके सब भाई बहनों का भी यही हाल हुआ।
कल्लू तो फूट फूट कर रोने लगा। रजनी ने अपनी घिनौनी फौज को नफरत भरी आंखों से देखा, ऐसी नफरत जिसका तकाजा ये था कि इन सबको मार डालूं या खुद मर जाऊं। 5 मिनट के अंदर अंदर ये फौज नाकामी और नामुरादी को अपने फटे दामनों में लेकर पसपा हुई। पसपा का मतलब हारी हुई। लेकिन कैलाश के लिए आसान न था कि उनको यूं रुखसत करता। उसकी दया जो मर गई थी फिर कराहने लगी और पुकारने लगी कि कुछ तो करो। इस पुकार से निजात पाने के लिए कैलाश ने रजनी को पुकारा और 2 रुपये उसके हाथ में रख दिए। 2 रुपये, उससे बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, इससे बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। रजनी अपनी फौज को लेकर बाजार की तरफ भागी और एक दुकान के सामने सबको पूरियां खाने और खिलाने लगी। पहले 8 आने की पूरियां लीं, फिर 8 आने की और लीं, फिर 4 आने की और लीं, फिर और 4 आने की। इस तरह दोनों रुपये ख़त्म हो गए, लेकिन न भूख गई और न खाने की हसरत। दोपहर के बाद ये काफिला खाली हाथ नीचे की तरफ थके दिल और थके पाँव के साथ उतरने लगा और इस तरह के बैठ गया तो उठने की ज़रूरत ही महसूस न की। सुबह जिन तारीकियों से निकल के आया था, शाम को उन्हीं की तरफ जा रहा था। सूरज भी डूबता जा रहा था और वो लोग भी उतरते जा रहे थे, मगर बिल्कुल खामोशी से। न रोना, न डांटना, न इजहार हसरत, न ढारस। गोया ये सब बच्चे नहीं, बूढ़े थे, और वो भी हड्डी चमड़े के नहीं, गूदड़ के बने हुए। सिर्फ लल्लू 2-1 बार रोया, मगर रजनी के मारने ने उसकी भी आवाज़ बंद कर दी। सूरज डूबने पर ये लोग उसी पुरानी कोठरी में पहुँचे जहाँ भूख थी और सर्दी थी, खौफ था और इन तीनों के सिवा कुछ न था। पहुँचते ही थकी हुई तुलसी ने आहिस्ता से कहा, भूख लगी है। फिर रामू ने भी कहा, फिर मुन्नी और कल्लू ने भी। दिल की उम्मीदों के साथ पेट की पूरियां भी गायब हो चुकी थीं। रजनी बच्चों को अंधेरे और भूख और डर की आगोश में छोड़कर पड़ोसियों की दया का इम्तहान करने निकल खड़ी हुई। तो बच्चों, ये था चैप्टर भीख। यहाँ इसके लफ्ज़ मानी दिए हुए हैं, ये आपको लिख लेने हैं अपनी नोटबुक में। गौर करने की बात ध्यान से सुनिए। ये अफसाना इंसान की बुनियादी ज़रूरतों यानी रोटी, कपड़ा और मकान के मसाइल के गिर्द घूमता है और ये साबित करता है कि भूख मिटाने के लिए कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है। इस अफसाने के मरकज़ी किरदार रजनी में हिंदुस्तानी औरत की ममता नज़र आती है और वो अपनी फाका कशी और मुफलिसी के बावजूद छोटे बहन भाइयों के लिए ईसार और क़ुरबानी की मिसाल पेश करती है। सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है इसमें, मोती नगर की वादी में दाखिल होते ही मुसाफिरों का मिजाज क्यों बदल गया? मुसाफिरों का मिजाज इसलिए बदला था कि मौसम खुशगवार था। उनके सामने एक तरफ नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फ पोश चोटियां चमक रही थीं और दूसरी तरफ ढलवा पहाड़ी पर बागों की हरियाली थी। रजनी को ऐसी कौन सी खुशी हासिल हुई जिसकी वजह से वो रात भर सो न सकी? इसका जवाब है, कैलाश ने रजनी से कहा था कि वो सुबह को डाक बंगले पर आ जाए और वो उसे नौकर रख लेगा। रजनी सोचकर रात भर नहीं सो सकी कि आने वाली सुबह उसकी ज़िंदगी बदल देगी और दुख भरे दिन ख़त्म हो जाएंगे, ऐशो आराम से दिन रात गुजरेंगे। सवाल नंबर 3, पहाड़ पर चढ़ते वक्त रजनी और उसके बहन भाइयों के जज्बात क्या थे? जवाब है, रजनी के भाई बहन पहाड़ पर चढ़ते वक्त बातें कर रहे थे कि हम लोग एक और बाबूजी के पास जा रहे हैं जो पिताजी की तरह रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, ओढ़ने को देंगे, यानी अब उनकी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजरेगी। यही सब उनके जज्बात थे। सवाल नंबर 4 है, कैलाश ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर बिजली गिर पड़ी? कैलाश ने पहले दिन ये समझा था कि रजनी के साथ सिर्फ एक भाई है, लेकिन अगले दिन जब रजनी 5 बहन भाइयों के साथ डाक बंगले पर पहुंची तो उन सब मेले कुचेले बच्चों को देखकर उसे गुस्सा आ गया और उसने झुंझला कर कहा कि तूने कल क्यों नहीं बतलाया कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है, सबको मैं कहाँ रख सकता हूँ? ये सुनकर रजनी पर बिजली सी गिर पड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी मायूसी का सामना उसने ज़िंदगी में पहली बार किया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अफसाने का मरकज़ी ख्याल बताना है। तो अफसाने का मरकज़ी ख्याल, किरदार कौन है? रजनी है
और उसने तमाम अफसाना उसी के इर्द गिर्द घूमता है। वो 12-13 साल की छोटी सी लड़की है, लेकिन उसमें एक औरत की ममता नज़र आती है। वो अपनी फाकाकशी और मुफलिसी के बावजूद भी छोटे बहन भाइयों के लिए ईसार और क़ुरबानी की मिसालें पेश करती है। इस अफसाने में एक मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, बिजली गिरना। ये मुहावरा किस मौके पर इस्तेमाल होता है? जब रजनी के भाई बहनों के खाने पहनने और रहने का इंतज़ाम नहीं हो सका था, तो उसके ऊपर बिजली सी गिर पड़ी थी। तो ये जुमले का इस्तेमाल जब हुआ है जब रजनी को कैलाश ने मना किया था कि वो इन भाई बहनों को कहाँ रख सकेगा। इस अफसाने के आखिरी जुमले की वजाहत कीजिए। तो आखिरी जुमले में मुसन्निफ़ ने बताने की कोशिश की है कि अपने भाई बहनों की भूख मिटाने के लिए वो पड़ोसियों से भीख मांगने चली गई थी, ताकि उन्हें रहम आ जाए और वो उन बच्चों के लिए कुछ दे दें। ठीक है बच्चों, तो ये था सबक नंबर 3 क्लास 10th का। मैं इसके नोट्स आपको PDF के ज़रिए सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4। अब मुझे यानी आफरीन को दीजिए इजाज़त। आदाब।